मॉर्निंग जेंटलमैन। दोस्तों, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके साथ फिर से बात करने के लिए। और मुझे बहुत अफसोस है कि जो लड़ाई है मिडल ईस्ट में वो एस्केलेट हो रही है और एंड और प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है। प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है कि मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आता बाहर निकलने का उस लड़ाई से। और ये प्रॉब्लम तो लास्ट 75 ईयर से चल रही है, जब से यूनाइटेड नेशंस ने एक मैंडेट के साथ इजराइल स्टेट को क्रिएट किया गाजा स्ट्रिप में। खैर, वक्त बीत गया है, कई लड़ाइयाँ हुई 48 में, 56 में, 67 में और आखिरी लड़ाई जो हुई थी वो 73 में। और तकरीबन 50 साल तक कोई और लड़ाई नहीं हुई। पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये जो लड़ाई होने वाली है ये अगली 4 लड़ाइयों से बढ़कर और सबसे बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि 47 में जो यूनाइटेड नेशंस ने काम शुरू किया था और 48 में इजराइली स्टेट क्रिएट की थी, ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा था। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं था। क्योंकि सोल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। कई सदियों पहले ये जो एरिया जहां अभी इजराइल बनाया, ये जो यहूदी थे, ये एरिया उनका होता था और उनका राज होता था उस टाइम तक। और बड़े बड़े बादशाह जिनका नाम सोलोमन जैसे राजा थे वो राज करते थे। पर फिर इनका राज चला गया और ज्यूज जो थे, जिनको यहूदी जो कहते हैं, ये सारी दुनिया में फैल गए। पर ये पैलेस्टीन में नहीं थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो एडोल्फ हिटलर जो थे वो एक रेसिस्ट आदमी थे और उनकी थिंकिंग भी कुछ अजीब ढंग की थी। और उन्होंने सो कहा कि जो ज्यूज हैं ये सब ह्यूमन हैं। ये ऐसे शब्द यूज करने बिल्कुल गलत बात थी, पर उन्होंने की ये भी बात। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ज्यूज हैं यही सारी प्रॉब्लम इस वर्ल्ड में और जर्मनी में क्रिएट कर रहे हैं और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये रिकॉर्ड है कि तकरीबन 60 लाख ज्यूज एडोल्फ हिटलर ने गैस चेंबर के जरिए मार दिए। जब हिटलर हार गए 45 में और उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था और उन्होंने सोचा कि वक्त आ गया है कि ज्यूज को एक अपना होमलैंड देना चाहिए। और आखिर वो होमलैंड कहाँ मिल सकता उनको? उन्होंने कहा वही जमीन दे दी जाए जहां इनका पहले राज होता था कई सदियों पहले। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वहां इन कई सदियों से जो अरबी लोग थे वो बस गए थे, तो उनको वहां से निकालना पड़ा और फिर ज्यूइश स्टेट बनी। और इस जब ज्यूइश स्टेट बनाई उसी वक्त एक सेकंड स्टेट भी बना देनी थी जो अरब वहां के रहने वाले हैं उनके लिए, बट दैट वाज नॉट डन। और ये तभी मैं कहता हूं ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। इजरायली स्टेट बन गई और अरब जो थे उनको कुछ नहीं मिला जो वहां के लोग थे। और अरब्स ने सोचा कि हम लड़के इजराइल स्टेट को खत्म कर देंगे। और 48 में भी इन्होंने अरब स्टेट्स ने, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने हमला किया, पर ये हार गए। 56 में भी बुरी तरीके से हारे और 67 में भी इनको शिकस्त मिली। और फिर 73 वॉर आई जिसमें कुछ इक्वल बैलेंस हुआ। पर जब लड़ाई खत्म हुई तो इजरायली इजिप्शियन फौज जो थी वो हार पे कगार पे थी।
पर अनवर सादत जो थे, जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के उस टाइम, उन्होंने सोच लिया था कि इजराइल को हिलाना बहुत मुश्किल है एंड इट इज़ बेटर कि हम उनके साथ समझौता कर लें। और उन्होंने और जॉर्डन ने समझौता कर लिया और इजराइल स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया। और इजराइल ने जो सिनाई एरिया जो कैप्चर कर रखा था वो इजिप्ट को वापस दे दिया। पर प्रॉब्लम जो अरब जो पैलेस्टीन में रह रहे थे वो प्रॉब्लम रही, और इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो कुछ नहीं मिला, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की, और उनमें से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई उसका नाम था हमास, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई सीरिया में जिसका नाम था हिजबुल्लाह। ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी शोर मचाया, रॉकेट अटैक भी किए, टेररिस्ट अटैक भी किए। पर जब भी ये कोई चीज करते थे या कोई एक्शन लेते थे तो इजराइल जो था इनको तबाह कर देता था। अब सिचुएशन जब 21वीं सदी आई तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए प्रेसिडेंट बन के। ये बहुत ही स्ट्रांग आदमी थे, विजनरी थे, और इन्होंने एक अकॉर्ड बनाना चाहा जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। और ये अकॉर्ड उन्होंने अरब्स को भी बुलाया, इजराइल को भी बुलाया, और आपस में बातचीत करके फैसला किया कि आप लोग लड़ाई जंग छोड़ के इजराइल को रिकग्नाइज कर लीजिए। और इजिप्ट और जॉर्डन ने तो पहले ही रिकग्नाइज कर लिया था इजराइल को, पर अभी 4 और इंपॉर्टेंट अरबी देश थे, नेमली यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, एमेरेटस, बहरीन, सूडान और मोरक्को। इन्होंने साइन कर दिया इस अकॉर्ड के ऊपर, और इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि इजराइल का राइट ऑफ एक्सिस्टेंस है, और उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टेब्लिश कर लिए। जब ये हुआ तो जो अरब पैलेस्टीन में रह गए थे गाजा में, उनको लगा कि हमारा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, अभी हम क्या करें। और सिचुएशन बहुत आगे बिगड़ती गई और इन्होंने ज्यादा अटैक शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने उतने ही जोर से जवाब देना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहा था सऊदी अरेबिया के ऊपर कि आप भी ये अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दीजिए। सऊदी अरेबिया ने अकॉर्ड तो साइन नहीं किया, पर काफी नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस इजराइल के साथ करने शुरू कर दिए। उन्होंने इजराइल की एयरलाइन को ओवरफ्लाइट फैसिलिटीज भी दे दी, और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी सऊदी अरेबिया की, ये कोलैबोरेट करने लगी इजरायली मुसाद के साथ। ये सब ईरान को पसंद नहीं था, बिकॉज दूसरा जो राइवल पावर था मिडिल ईस्ट में वो है ईरान, और ईरान शिया देश है, पर वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं, और उनकी एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि अमेरिका को किसी हालत अपोज करना है। क्योंकि अमेरिका ने पहले जो शाह ऑफ ईरान था उसको पावर में लेके आए थे, और उसको तकरीबन 30 साल तक सपोर्ट करते रहे, और शाह ऑफ ईरान ने बहुत अत्याचार किए थे ईरान में। तो जो हिजबुल्लाह है और हमास है, इनको थोड़ी ऑक्सीजन मिलने लगी, और इन्होंने सोचा कि वक्त आ गया कि हम कोई बड़ा स्टेप ले जिससे कि दुनिया को पता चले कि भाई हम भी हैं। और उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी इजराइल को तबाह करने की। अब किसने इनकी मदद की ये तो सब जानते ही हैं, अब बार बार उसको रिपीट करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, पर इजराइल को तबाह करना एक उनकी प्राइमरी एम थी। और यहां मैं एक पॉइंट और कहूंगा कि जब ये तैयारी कर रहे थे ये एक बहुत बड़े हमले की,
अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कि CIA है और इजरायली इंटेलिजेंस जो है नेमली दी मोसाद, इनको कुछ पता नहीं चला कि ये चीज़ होने वाली है। और ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। खैर सिचुएशन ऐसी आ गई कि चाइना भी इस फ्रेम में आ गया। चाइना ईरान के साथ मिल के वेपन्स और टेक्नोलॉजी देने लगा और सीक्रेटली ये हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है और वो अपने आप को कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स, वो स्टॉक पाइल करने लगे रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स। और ये सब प्लानिंग तकरीबन 1 साल तक चलती रही और उसके बाद में एक वन फाइन डे उन्होंने अटैक लॉन्च किया। उनका ये प्लान था कि हम इजराइल को एक ही ब्लो में ख़त्म कर देंगे और तकरीबन 8,000 रॉकेट्स और हो सकता है 10,000 रॉकेट उन्होंने एक टाइम पे फायर की इजराइल के ऊपर। और उनके जो जिहादी फाइटर थे वो बहुत सी पॉइंट्स से इजराइल के अंदर घुस गए, कुछ समुंदर के रास्ते से भी घुसे और उन्होंने तबाही मचा दी। और खबरों के अनुसार तकरीबन 1000 से 1200 इसराइली मर गए। और अटैक जो था ये टोटली सरप्राइजिंग था, किसी को समझ में नहीं आया कैसे हुआ है। और बॉर्डर के जो चेक पोस्ट थे जहाँ कुछ इनके सेटलर्स थे और इजरायली आर्मी के जवान थे, इनको कैप्चर कर लिया और होस्टेज बना दिया। मेरी खबर के अनुसार तकरीबन 40 से 50 इजरायली आर्मी के सोल्जर्स थे, इन्होंने कैप्चर कर लिए। अब इजराइल जब उठा तो उनको पता चला कि ये हो गया है और हिजबुल और ये हमास जो भी आपस में मिले जुले हैं, इन्होंने सोचा कि ये हमारी एक मास्टर स्ट्रोक है और इससे इजराइल घुटने टेक देगा। बिकॉज बहुत सारे सिविलियंस भी इन्होंने कस्टडी में ले लिए थे। इन्होंने सोचा कि इजराइल जो है हमारे साथ निगोशिएट करेगा, घबरा के कि इतनी तबाही मचा दी है और हमारे जो 5,000 के करीब टेररिस्ट जो हमारे जो सपोर्टर जो इन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और इजराइल जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा। और ये अटैक जो था एक टाइम बाउंड अटैक था, क्योंकि इन्होंने अटैक को डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक चांस था कि सऊदी अरेबिया जो था वो एक पॉइंट पे पहुंच रहा था जहां वो अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट करने वाला था। तो इन्होंने कहा अगर सऊदी अरेबिया ने भी ये अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया तो हम तो तबाह हो जाएंगे। हेंस इनके एक अर्जेंसी थी इस अटैक के लिए। और ये अटैक जो है बहुत बारबैरिक था। बहुत सी बुरी खबरें आई हैं इस अटैक के बारे में, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉ वॉर जो हैं, जिसका एक वर्ड है शिवलरी, ये मिसिंग थी। और एक गलती कर गए कि उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट का रिजॉल्व नहीं सोचा कि क्या इजराइल करेगा। इजराइल को दुनिया भर का सपोर्ट मिला है और कुछ अरबी देशों ने भी उनको सपोर्ट दिया है, UAE ने भी सपोर्ट दिया है इजराइल को, इंडिया ने सपोर्ट दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात भी की और उसे कहा कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं और आपको अगर मदद चाहिए हम मदद देंगे। पर मेरे ख्याल में इजरायली ने जवाब दिया कि थैंक यू वेरी मच, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और उनको सपोर्ट जो था अमेरिका का ज़्यादा मिला। ना अमेरिका जो था चेंज हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो ये लड़ाई होती नहीं। जो बाइडेन जो आए, इनकी होराइजन बहुत लिमिटेड थी और इन्होंने सोचा कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप करके गए वो मुझे खत्म करना चाहिए।
ये पहले तो अब्राहम अकॉर्ड के फेवर में नहीं थे। सेकेंडली जो जो काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे इन्होंने बंद कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सब फंडिंग बंद कर दी थी पीएलओ को, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो पीएलओ को पैसे जा रहे हैं अल्टीमेटली ये हमास की जेब में जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि अमेरिका का इनडायरेक्टली हाथ इस जंग में है। पर अमेरिका ने रियलाइज किया, रादर बाइडेन ने रियलाइज किया कि वेल हम गलत हैं, हमारी पॉलिसी गलत है, तो उन्होंने इजराइल को पूरी तरीके से बैकिंग शुरू कर दी। एक वक्त था जब यूनाइटेड स्टेट प्रेशर डाल रहा था इन इजराइल के ऊपर कि आप आगे सेटलमेंट मत बनाइए और अरब्स को राइट्स दीजिए और एक सेकंड स्टेट को रिकॉग्नाइज करिए। अमेरिका को रियलिटी नहीं मालूम थी कि जो अरबी जो पैलेस्टीन में रह रहे हैं वो को एक्सिस्ट नहीं करना चाहते इजराइल के साथ। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि इजरायली स्टेट को तबाह करना है, खत्म करना है और नक्शे से उसको हटा देना है। अगर जो बाइडेन ने ये बात सोची होती जैसे डोनाल्ड ट्रंप जानते थे तो ये सिचुएशन नहीं आती। एनीवे इनकी इंटेलिजेंस ने भी फेल कर दिया, कोई किसी को खबर नहीं मिली और अटैक चालू हो गया। आप कहते हैं इसी जब घोड़ा स्टेबल से भाग जाता है उसको पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो घोड़ा है वो स्टेबल से बाहर निकल गया है, पर इजराइल ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया है। उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया हमास के साथ अपने होस्टेजेस के लिए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। मेरी खबरों के अनुसार दिन और रात इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने और उनकी एयरफोर्स ने गाजा स्ट्रिप और उनकी कैपिटल रमला में जबरदस्त बॉम्बिंग की है। तकरीबन 1500 से ज्यादा जिहादी शायद मर गए हैं और हो सकता है 1000 सिविलियन भी मर गए हो, ये पॉसिबिलिटी है। इजरायली फोर्सेस अभी ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे। उसका कारण ये है कि वैसे मैंने आपको बताया पहले भी मेरे लेक्चर्स में और वीडियोस में कि फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी जो थे, जो डिप्टी कमांडर थे एलाइड फोर्सेस में, उन्होंने लिखा है कि आप कितनी भी सोफिस्टिकेटेड वॉर करें, आप जो कुछ भी करें, द इन्फेंट्री सोल्जर मस्ट होल्ड द ग्राउंड, यानी इन्फेंट्री सोल्जर के बगैर आप नहीं जीत सकते। और इस कारण इजराइल ने अब 3 लाख रिजर्वेशन कॉल अप कर लिए हैं। इजरायली फोर्स अब रेडी है। मेरे ख्याल तकरीबन 3 लाख सिपाही बॉर्डर पर पहुंच गए हैं गाजा की इन्वेजन के लिए। और जो हमास है उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। अनदर पॉइंट जो सोचने वाला है कि गुलियो दोहूत आपका नाम सुना होगा, ये एक बहुत बड़े थ्योरिस्ट हैं एयर वॉरफेयर के, और उन्होंने भी लिखा है कि एयर वॉर जीतने के लिए आपको एयर सुपीरियॉरिटी चाहिए और अगर एयर सुपीरियॉरिटी होगी तभी आप जंग जीत पाएंगे। और ये भी इजराइल के फेवर में है क्योंकि आसपास जितनी एयर फोर्सेस हैं वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकती और इन एनी केस हमास के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं। सो जब सारी इंग्रेडिएंट्स उनके फेवर में है, मुझे समझ में नहीं आई कि हमास ने ये अटैक कैसे सोचा कि ये करके इजराइल को तबाह कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। और तो और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है अमेरिका, ये इजराइल की साइड पे है। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर गेरल्ड फोर्ड अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात कर दिया है और उनके फाइटर्स भी वहाँ तैनात हैं। और उन्होंने एक अमेरिकन डिवीज़न जो है रैपिड एक्शन डिवीज़न भी तैयार करके रखी हुई है और एक सप्लाई लाइन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और मेरे ख्याल में कल पहला अमेरिकन हरकुलीज एयरक्राफ्ट तेल अवीव में लैंड कर गया है
मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ और एमुनिशन के साथ। और क्या हो रहा अब तक फ्रंट के ऊपर? फ्रंट के ऊपर ये है कि बहुत सारे जिहादी अब मारे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है जो इजरायलीज के पास है। और जब पुरानी कहावत है, जो मरता है वो कुछ भी करता है, तो मरते मरते उन्होंने बहुत सी एट्रोसिटीज की हैं हमास ने। मैं उनकी जिक्र नहीं करूंगा यहाँ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं, आप जानते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। मैं तो मिलिट्री सिचुएशन बताऊंगा, और मिलिट्री सिचुएशन में ये है कि हमास जो है बैकफुट पे आ गया है और उनके फाइटर्स जो हैं वो बहुत जगह सरेंडर भी कर रहे हैं। ये जगह तकरीबन 250 हमास के फाइटर सरेंडर कर गए। तो एक बहुत बड़ा जंग अब चालू हो गया है, और ये जंग जो ये जल्दी खत्म नहीं होएगा। आप जानते हो बाइबल में एक प्रोफेसी दी हुई है जिसको कहते हैं आर्मिजीडॉन, यानी दी लास्ट वॉर, जो कि अच्छाई और बुराई में होगी। मैं नहीं कह सकता कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर फैक्ट है ये लड़ाई लगता है एंड तक चलेगी। एंड आसार यही है कि हमास खत्म हो जाएगा। और अगर इजराइल इसको खत्म करके अपनी अटेंशन ईरान के ऊपर नजर रखते हैं तो ईरान भी बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा। जेंटलमैन, सिचुएशन मैं समझता हूं बहुत ग्रिम है, बिकॉज अरब वर्ल्ड भी आज डिवाइडेड है इस वक्त। वो लड़ने के मूड में नहीं है कि जाके हम लड़ाई करेंगे फिलिस्तीनियों के लिए अगेंस्ट दी यहूदी, वो नहीं करेंगे। और लिप सर्विस जरूर दे रहे हैं। और इजिप्ट जो है, जिसने सबसे पहले पीस ट्रीटी साइन की थी, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है गाजा को, और उसके लिए भी उसको इजराइल ने वार्निंग दी है। और जो ये हमास के फाइटर हैं ये अब भाग रहे हैं, और भागने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है अदर देन कि हम सिनाई या इजिप्ट में घुस जाएं। एंड अगर वो वहां घुस जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि जनरल सिसी जो है ये बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इनको कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज मैं तो नहीं समझता कि हमास किसी तरीके से सरवाइव कर सकता है। ओनली वे दे कैन सरवाइव इज अगर वो इजिप्ट में रेफ्यूजी मिल जाए उनको। अब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया इजरायली एयरफोर्स ने, और बिजली और पानी और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। यानी एक तरीके से क्वारंटाइन कर दिया सारे एरिया को, और जो लोग वहाँ हैं उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो महमूद अब्बास हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहते हैं गाजा स्ट्रिप के, उन्होंने अपील की है अरब्स को और वर्ल्ड को कि सीज फायर कराइए। बहुत अच्छी बात है, पर मुझे एक प्रश्न उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये रॉकेट अटैक कर रहे थे उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं ये रिक्वेस्ट दी? खैर, ये मिस्टर महमूद अब्बास जी जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का। पर सच सिचुएशन ये है कि ग्राउंड असॉल्ट होगा और इजराइल मेरे ख्याल में काफी सारा एरिया या सारा फिलिस्तीन एरिया ऑक्यूपाई कर देगा। और हमास जो है, बेसिक पर्पस ये है कि हमास को खत्म करना है, एंड हमास को खत्म करने की जरूरत भी है, बिकॉज वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, इवन G20 मीटिंग में ये किया कि टेररिज्म के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एंड ये जो टेररिज्म है कि सिविलियंस को अटैक करना, उनको होस्टेज ले लेना, ऐसे काम करना, ये गलत बात है। जेंटलमैन, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा लड़ाई के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वक्त तो
मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया क्या कुछ हुआ है। एंड देर इज एवरी चांस कि ये जो वॉर है ये आगे भी बढ़ सकती है, बिकॉज बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे टर्की है, वो भी एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। जेंटलमैन, अब मैं खत्म करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। आप अपनी देखभाल करिएगा। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।